मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शिशिर कुमार दास सर को, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग पटना बिहार। और मैं साथ ही साथ अपने संपादक अनुराग ठाकुर सर को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि सर प्लीज इनका आप अपने हाथों से सम्मान कीजिए, अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए प्लीज। शिशिर कुमार दास सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं अपने सहयोगी सुष्मिता को मंच पर बुलाना चाहूंगी सर के साथ बातचीत का जो कारवा है उसको जारी रखने के लिए। हेलो हेलो, ठीक है सर, आपका माइक ऑन नहीं। हाँ सर। हेलो हेलो। तो चलिए बातचीत का कारवां शुरू करते हैं। जिस तरह से बातचीत लगातार हो रही है, हर क्षेत्र की बात हो रही है, और आप अध्यक्ष हैं जिला अधिवक्ता संघ के, साथ ही साथ सदस्य हैं अल्पसंख्यक आयोग पटना बिहार से, तो इन क्षेत्रों पर बात होगी। साथ ही साथ क्योंकि सीमांचल की हम धरती पर हैं, तो सीमांचल से जुड़ी हुई विषयों पर भी आपसे बातचीत हम जरूर करना चाहेंगे। अधिवक्ताओं का जब जिक्र होता है, और आए दिन खबरों में हम देखते हैं कि अधिवक्ता वो संघ है, वो व्यक्ति है जिसके जरिए हम कानून तक पहुंचते हैं, वो पायदान है जिसके जरिए हम कानूनी सहारा लेकर अपनी बातों को सरकार के समक्ष और साथ ही साथ न्यायालय के समक्ष रखते हैं। लेकिन अधिवक्ताओं को लेकर काफी अब खबरें आ रही हैं कि उनके ऊपर कई बार ऐसी तक खबरें आ जाती हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारपीट तक की चीजें आती हैं, और ऐसे में अधिवक्ता अपनी सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल खड़े करते हैं और कई बार उनकी मांगे रहती हैं। इन मांगों को आप कैसे देखते हैं और कितना पूरा करने की इसे जरूरत भी है? सबसे पहले मैं कशिश न्यूज़ की तरफ से हमारे सीमांचल के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और कशिश न्यूज़ के जो हमारे अभी एंकर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिससे कि उनका सवाल जो बहुत ही सटीक है अभी, कि अधिवक्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार कभी कभी हो जाती हैं, तो आपको ये जानना है कि अधिवक्ता एक ऐसे पेशे से आते हैं जहां पर कि दो तरह के लोग होते हैं। उस दो में एक अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरा जिन पर कि दुर्व्यवहार होता है। तो जब उसको बचाने के लिए जाया जाता है तो नेचुरली है कि जो अपराधी प्रकृति के हैं वो अपराध जो है, उनका जो चरित्र है, वो यहां भी अपना कोर्ट में भी कभी कभी दिखा जाते हैं। तो उसके लिए सुरक्षा की आवश्यकता है। हम लोगों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन माननीय मनन मिश्रा जी से भी बातें की हैं, उनको भी हम लोगों ने लिख के दिया है, और पूरे बिहार के लोग ने, पूरे देश के अधिवक्ताओं ने ये मांग की है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और जहां तक व्यक्तिगत किसी अधिवक्ता का सवाल है तो वो जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कह के भी अपना सुरक्षाकर्मी ले सकते हैं और लेते हैं। और यही सुरक्षा की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि हाल ही में हमने एक वायरल वीडियो भी देखा। कई बार अधिवक्ता भी और कई बार वकील भी थोड़ा जो है असहज महसूस करते हैं, और कई बार उनकी तरफ से भी कई तरह के आपत्तिजनक कह सकते हैं बयान आ जाते हैं, या उनके व्यवहार भी कई बार सामने इस तरह से आते हैं जो सही नहीं है। उन वैसे लोगों के लिए आपकी क्या रहेगी, क्योंकि आप बतौर अध्यक्ष अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं? देखिए, मैं तमाम देश के अधिवक्ता संघों के अध्यक्षों से, महासचिवों से यह आग्रह करता हूं कि अनुशासन जो है वो बहुत बड़ी चीज है। अगर अधिवक्ता होते हुए आप अनुशासित हैं तो मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई भी गतिविधि अधिवक्ताओं के द्वारा नहीं की जा सकती है। लेकिन है क्या कि पांचों उंगली तो आपके बराबर है नहीं। बिल्कुल। तो नेचुरली है, स्वाभाविक है कि जो अधिवक्ता
पूर्व में इस तरह के कोई कैरेक्टर किए हुए होंगे, उस तरह का कोई गलत काम किए हुए होंगे, या फिर जिनका चरित्र कुछ ऐसा होगा, तो वो अपने आदतों से बाज नहीं आते। तो मैं अपने बारे में कह देता हूं, एक अधिवक्ता के द्वारा एक गलत काम किया गया था और उन्होंने कैसा किया कि एक उधार ले लिया, उधार लेने के बाद जो है जब पैसा मांगने आए वो, तो उसको मारपीट कर दिया। तो फिर उसको मैंने निष्कासित कर दिया अपने अधिवक्ता संघ से, एंड ही हैज बीन सस्पेंडेड फॉर 2 years एंड ही विल नॉट गेट बेनिफिट, एनी बेनिफिट फ्रॉम द किशन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। तो ये तो माने कड़ी हिदायत माने इसे? हाँ, तो ये कड़ी चीज, ये कड़ा एक्शन कम से कम उन लोगों तक पहुंचेगा जो लोग ये करने का सोच रहे होंगे, या फिर जिन लोगों की आदत बनी हुई होगी, या फिर वो जानते हैं कि अगर मैं 2 साल तक ना रहूं या फिर मैं सस्पेंड रहूं तो हो सकता है कि बार काउंसिल बिहार पटना जो है उसको भी परमानेंट कर दे, उसको निष्कासित कर दे। ये डर जो है बिना भय के प्रीत नहीं होता है। तो आपको अपने प्रोफेशन से प्रीत तभी होगी जब तक कि आपके दिल में भय होगा। लेकिन आप जिस प्रोफेशन में आए हैं उस प्रोफेशन को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, और उसके अलावे इसका जो है मिसयूज नहीं किया जाए कि हम अधिवक्ता हैं, जैसे पुलिस वाले लोग, हम पुलिस है, हम पैसा नहीं देंगे, फल खा लिए पैसा नहीं देंगे। तो इस तरह से वकालती में नहीं होना चाहिए, मेरा यही कहना होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही है इस मंच से, और मुझे लगता है कि अब अध्यक्ष रहने के बावजूद भी वैसे अधिवक्ताओं के खिलाफ आपकी आज आवाज बुलंद है, ऐसे में आपके संघ को और भी मजबूती इससे जरूर मिलेगी। नहीं, बहुत मजबूत है मेरा संघ, और बिहार का प्रत्येक संघ इस तरह से मजबूत है। और अब बात करते हैं, क्योंकि आप अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी हैं पटना बिहार से, तो अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरह से काम हो रही है, और क्योंकि आज हम सीमांचल के मंथन की बात कर रहे हैं और समाधान एक संकल्प की बात कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यकों के लिए जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान का क्या संकल्प आपकी तरफ से, और बतौर सदस्य आपकी क्या भूमिका अल्पसंख्यक आयोग में? देखिए, मैं सदस्य अल्पसंख्यक आयोग पटना बिहार हूं जी, और मैंने जब से अपना पद संभाला है तब से मैं ज्यादातर गांव जाकर, जहां पर स्कूल्स है, जहां कॉलेजेस हैं, जहां स्कूल है लेकिन विद्यार्थी नहीं है, जहां विद्यार्थी है वहां कॉपी नहीं है, किताबें नहीं है, तो उन सब जगहों पर मैं सरकार को इत्तला देता हूं जी। दूसरी बात, कई ऐसी जगह हैं जहां पर कि हमारे अंचल पदाधिकारी लोग अल्पसंख्यक होने के नाते वो हुए क्या कि जब बर्मा से यहां पर आए तो वहां पर हुआ क्या कि बिहार सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार सरकार से जमीन खरीदकर उन लोगों को यहां बसाया। कटिहार की बात है जी। और उसके बाद बसने के बाद करीब 42 लोगों को इस तरह से बसाया गया, और बसने के बाद बहुत दिन पहले की बात थी, तो वो लोग गुजर गए, सिर्फ एक आदमी बचे, लेकिन उनके जो वारिस थे वो लोग यहाँ मौजूद हो गए। वो लोग जब यहाँ रह गए, उनका घर बन गया, वो लोग यहाँ पर अपना नागरिकता प्राप्त किए, उसके बाद जो है उन्होंने नौकरी किया। लेकिन अब क्या है कि उनके नाम से दाखिल खारिज नहीं हो रही है। तो मैंने उस सीईओ को बुलाया, हमने कहा कि सीईओ साहब, आप इस चीज को करने के लिए कितना पैसा लेते हैं, कम से कम लिस्ट बना दीजिए ताकि मैं इन लोगों को कह दूं और बिहार सरकार को कह दूं कि साहब आप इतना इतना कैटेगरी, ये कैटेगरी है आपके घूस लेने का, ये कटिहार वाले सीईओ को। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मुझसे गलती हो गई, मैं 1 महीना में आपको ये करवा के मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा। तो वो 1 महीना के अंदर करवाया भी और उन्होंने रिपोर्ट भी दे दिया। तो इस तरह से जब तक कि आप अपने शक्ति प्रदत्त करते हुए अपने उसका उपयोग ना कीजिएगा, तब तक आपको इसी तरह की दिखाई पड़ेगी, और वो करप्शन जो है वो डीप रूटेड है, उसको आप अपरूट नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने पद की गरिमा को रखते हुए, अपने को ईमानदार रखते हुए तभी ये सब काम करना पड़ेगा। अरे ये बहुत बड़ी बात है कि आप सदस्य हैं लेकिन आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि अभी भी घूसखोरी हो रही है, और आपने इसके लिए आवाज भी खड़े की है। नहीं, मैं साफ साफ कहता हूं कि घूसखोरी को आप रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए रोक नहीं पा रहे हैं कि टॉप टू बॉटम वही है। तो सुधार कैसे होंगे? बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, या तो वो घूसखोरी के डर से या घृणा से उन्होंने नौकरी छोड़ दी, या फिर हमारे जैसे एसपी किशनगंज है, मैं उनकी बड़ाई करता हूं इसलिए नहीं कि मैं उनसे जान पहचान है, लेकिन उनकी जो हमने कार्रवाई देखी
कि उन्होंने उनके आने के बाद ही वहां के डीएसपी जो करोड़ों में खेला करते थे वो सस्पेंड हुए, और उसके बाद वहां के एसएचओ किशनगंज के जो वहां से अभी सस्पेंड होके अब बैठे हुए हैं कहीं शायद, लेकिन ये हमारे एसपी ईमानदार हैं। किशनगंज एसपी के बारे में पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूं कि वो उनकी कार्रवाई मुझे बहुत अच्छी लगी, और जिसके चलते थोड़ा सा गरीबों को जो है मदद मिल रहा है, और उनका जो है प्रथम इतला रिपोर्ट जो एफआईआर कहते हैं दर्ज नहीं हो रहा था वो दर्ज हो रहा है। तो ईमानदारी से आप काम करेंगे तभी जो है आपकी काम आगे बढ़ेगी, यही बात है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, लेकिन इसे कैसे कम करना है ये भी समाधान आप बता रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे किशनगंज के एसपी की तरह सब एसपी हो जाए तो मैं समझता हूं एक बिहार में पूरे भारत में एक मिसाल कायम होगा, और कम से कम जेल का बर्डन घटेगा, और जो पब्लिक है उसका वो जो है गलत या फिर जो पीड़ित हैं उससे वो मुक्त होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने संकल्प लिया है ये संकल्प मुझे समझ आ पा रहा है, और ये बहुत सराहनीय कदम है आपकी तरफ से। और क्योंकि हम अब सीमांचल में बैठे हैं तो सीमांचल से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर आपसे जवाब लेना जरूर चाहूंगी। तस्करी की बात खूब होती है यहाँ से, क्योंकि कई ऐसे बॉर्डर्स हैं जो जुड़े हुए हैं दूसरे राज्यों से भी, तो वहां तस्करी को कैसे कह सकते हैं कि रोका जा सके। पशु तस्करी सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा समस्या है यहाँ के लिए। पशु तस्करी पर यदि रोक लग भी जा रही है तो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बिचौलिए कहीं ना कहीं वहां भी घुसखोरी कर रहे हैं, वहां पर भी भ्रष्टाचार हो जा रहा है। इसमें दो तीन बातें छिपी हुई हैं आपके सवाल में। एक है पशु तस्करी जी, दूसरा है करवाने वाले, तीसरा है करने वाले, और चौथा वैसे व्यक्ति हैं जो सीन में नहीं आते, जो पिक्चर में नहीं आते कहीं भी, वो कहीं दूर बैठे रहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द मूवी। हाँ, तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, छोटा छोटा एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। मेरे रिकॉर्डिंग कीजिए और रिकॉर्ड करके आप सेंट्रल में चलाइए, ताकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को भी पता चले, क्योंकि वो यहां के बहुत कंटिन्यूअस विजिटर हैं वो अमित शाह जी। तो अभी आप जाएंगे अगर ठाकुरगंज की तरफ, एक एसएसबी का कैंप है, तो वहां पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो पशु तस्करी में जुटे हुए हैं, और उनसे जब आप बात करेंगे या फिर आप ना बात करें किसी दूसरे से बात करवाएंगे तो बोलेंगे कि वो एसएसबी का वो फलाना जो पदाधिकारी बहुत अच्छा आदमी है। जब भी कोई तस्करी या तस्कर किसी व्यक्ति विशेष पदाधिकारी के बारे में कहा जाता है कि बहुत बहुत अच्छा आदमी है, तो आप समझ लीजिए कि उसका क्या रिश्ता उससे हुआ होगा। उसी के साथ साथ ये भी कहते थे कि देखिए गौतम कुमार जो यहां एसडीपीओ थे किशनगंज में, वो बहुत अच्छे आदमी थे, और वो रात का 4 लाख रुपया लेते थे, 8 लाख रुपया लेते थे, और तमाम पशुओं को तस्करी करने में हम लोग को वैसा ही मदद करते थे। कुछ तस्करी नेपाल में जाता था, कुछ बांग्लादेश में जाता था। तो मतलब आप खुली बातें ये कह रहे हैं कि संरक्षण मिल रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन से? फिर से बोला जाए, संरक्षण दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से ऐसे तस्करी में लिप्त लोगों अब को? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और मैं आपको इत्तला देता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में अगर एक कार्यकर्ता गलत भी करता है तो उसे सजा मिलती है, वो निलंबित होता है, ये जान लीजिए आप। इसलिए मैं ये कहता हूं कि पार्टी की, मेरी बिहार में मेरी पार्टी है, मेरी सरकार है, लेकिन सरकार के अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, सरकार के अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, अगर वो गलती करेंगे तो बेऊर जेल उनके लिए खुला हुआ है। हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, जिनसे मुझे 40 वर्षों से मेरी जान पहचान, और हम लोग भाई की तरह हैं, एक परिवार के हैं, मैंने उनसे यह सीखा है कि न गलती करो और न गलती करने में किसी का सहयोग दो, ये जान लीजिए आप। और वो बहुत ग्रास रूट लेवल से वो अभी राजस्व मंत्री हैं, आपको जानकारी होगी शायद। तो मैं उनसे सीखा हूं ये बात, न गलती करो न गलती करने दो, और अगर जो गलती करता है वो भी बराबर का दोषी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो करप्शन है पशु तस्करी में,
उसमें बहुत सारे लोग अभी अभी बोलते हैं कि ये किशनगंज का एसपी जो है वो हमारी बात नहीं सुनता। तस्कर लोग बोलते हैं, क्यों नहीं सुनते? बिकॉज ऑफ द फैक्ट ही इज द ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट, और गरीबों के लिए वो वरदान है। बस इतना जान लीजिए। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात है आपने इस मंच से कही, और ये आपने खुली बातें जरूर बता दी है कि किस तरह से तस्करी हो रही है और इसके लिए संरक्षण क्या है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस मंच साझा करने के लिए और खुली बातचीत करने के लिए कि क्या कुछ फिलहाल समाधान हो सकता है इन विषयों पर। बहुत धन्यवाद सर आपका। और एक घुसपैठी आपने जी। पूछना छोड़ दिया मुझे। जी, घुसपैठ पर क्या कुछ कहें? घुसपैठ पर आप शांत क्यों हो जाते हैं? नहीं सर, हमारा घुसपैठ काम पर आप तो शांत सवाल मत पूछना है। होइए। घुसपैठी जो है ये सीमांचल का बहुत बड़ी बीमारी है, बिल्कुल। और वो बीमारी अगर हम लोग इस अभी से बहुत पहले से शुरू करना था, अगर हम लोग अभी से ना शुरू करें तो हो सकता है कि हम लोगों को कुछ दिन बाद जो है यहां छोड़ना पड़े और उन लोगों का पॉपुलेशन इतना बढ़ जाए कि फिर हम लोग का रहना मुश्किल हो जाए। इसलिए मैं पर्टिकुलर एक समुदाय से सवाल करना चाहता हूं, और आपके कशिश न्यूज के द्वारा मैं उनसे यह सवाल करता हूं जो शेरशाहवादी हमारे यहां समुदाय हैं, जी। कि जब घुसपैठी की बात आती है तो वो अपने पर क्यों ले लेते हैं? जब घुसपैठी की बात आती है तो वो अपने पर क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उनको न जाने कहीं और कहीं से भी कोई शक पैदा हो अपने पर कि शायद हम घुसपैठी हैं या हमें घुसपैठी कहा जा रहा है, जबकि वो 10 शतक से भारत में है। उनके जो पूर्वज थे हमारे शेरशाहवादियों के, वो 10 बरस 10 पुश से यहां पर हैं, और अभी उन लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, नो डाउट, बढ़ना ही है, लाजमी है। लेकिन उन्हें जब कहा जाता है तो उनको अपने पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि मैं उनसे एक सवाल और करता हूं कि अगर उनके बगल वाले घर में अगर मेरा कोई आदमी घुस जाए या उनके घर में घुसने की कोशिश करे तो क्या वो चाहेंगे? क्या वो घुसपैठी नहीं होगा उनके घर के लिए? बिल्कुल। घुसपैठी उसको कहा जाता है जो कि बिना नागरिकता प्राप्त किए, कानून के अंतर्गत बिना नागरिकता प्राप्त किए भारत में रह रहे हैं। घुसपैठी वो है, वो अपने आप में न लें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और कम से कम घुसपैठी वर्ड को जानते हुए हमारे जो समुदाय है शेरशाहवादी हमारे भाई बंधु, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप घुसपैठी को घुसपैठी तरह से लें, आप शेरशाहवादी की तरह से न लें। घुसपैठी जो है, जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेशी बिहार में भी है, बांग्लादेशी बंगाल में भी है, अमेरिका में भी है, जहां तहां हैं, लेकिन अगर हैं तो वो नागरिकता प्राप्त करके हैं या फिर विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट हैं, ये है। लेकिन आप बिना परमिशन के आप हैं, इसका मतलब आप घुसपैठ हैं। इसलिए उसके लिए हम लोग को कड़ा कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, तमाम विषयों पर आपने हमसे बातचीत की है, वो चाहे घुसपैठ हो या पशु तस्करी। बहुत धन्यवाद सर आपका। शिशिर कुमार दास सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत संवेदी मुद्दों पर आपने बातचीत की, और सबसे अच्छी बात यह रही कि आपने बहुत खुलकर बातचीत की।